नमस्कार, मेरा नाम अमन है, अमन चोपड़ा। देखिए, हम सभी जानते हैं, ऐसा कहा जाता है मनसुख जी कि जब कोई देश आर्थिक रूप से तरक्की करता है तो ऐसा कहा जाता है, माना जाता है कि उसकी तरक्की सबसे पहले परिलक्षित होती है हम खेलों में किस तरह से करें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। मैं कुछ आंकड़े इस बार सबसे पहले शुरुआत करने से पहले बताऊंगा, आप सभी को जानकर अच्छा लगेगा कि ओलंपिक्स और पैरालंपिक्स में भारत की जिस तरह की परफॉर्मेंस रही, खासकर पैरालंपिक्स में 2012 में हमने 1 मेडल जीता था 2000 पैरालंपिक्स में, और इस वक्त 2024 में 29 मेडल पैरालंपिक्स में हम लोगों ने हासिल किया। आप सफर को समझिए, 1 मेडल से 29 मेडल तक का सफर, 1 मेडल से। मेरे साथ इस वक्त केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया जी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत। न्यूज 18 इंडिया के चौपाल, आप माइक ले सकते हैं सर। पहला सवाल यही कि सर, मोदी 3.0 के 100 दिन और कल तो प्रधानमंत्री का जन्मदिन भी है, तो मोदी 3.0 के 100 दिन जो आर्थिक महाशक्ति या विश्व महाशक्ति की तरफ जिस तरह से हम अग्रसर हैं, तो वो स्पीड, वो रफ्तार, वो दिशा सही है आपके हिसाब से? किस तरह से हम बढ़ रहे हैं मोदी सरकार के 100 दिन? मोदी सरकार के जो 100 दिन और 100 डेज का एजेंडा को मैं बजट के साथ जोड़ूंगा, इसलिए कि आप जब विकसित भारत की बात करते हैं, मोदी जी ने, जब हम आजादी का अमृत महोत्सव वर्ष मना रहे थे, उस वक्त रेड फोर्ट से अपने संबोधन में कहा कि हम 2047 में भारत को विकसित राष्ट्र बनाएंगे। जब हमें विकसित राष्ट्र बनाना है तो उसके लिए हमें एक डिटेल वर्क प्लान तैयार करना होगा, और डिटेल वर्क प्लान यानी कि एक्शन प्लान जब आप तैयार कर रहे हैं, तब आपको कब क्या करना है, प्रति वर्ष क्या करना है, वो आपको रोड मैप से डिसाइड करना पड़ेगा। ड्यूरिंग कोविड क्राइसिस हम सब लोग लॉकडाउन में थे, लेकिन मोदी जी के मंत्रिमंडल और मोदी जी के सारा अधिकारी वो 2047 के एजेंडा को तैयार करने में जुटे हुए थे। हमारी दिन में 5-5 घंटे तक मीटिंग चलती थी, और उससे जो हमने रोड मैप बनाया 2047 का, यानी कि 25 साल में जब देश आजादी का शताब्दी वर्ष मनाता हो तब हमें विकसित बनना है। तो विकसित बनने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे कहूं और बाद में बात पे आता हूं जी, कि जब आप कोई रोड मैप तय नहीं करते तो लक्ष्य तक आप पहुंचने में दिक्कत होगी, लेकिन एक बार रोड तय कर लेंगे कि ये रोड से चलना है, यहां तक पहुंचना है तो ये ही स्पीड से जाना होगा, ये रोड पे कितना गड्ढा है, नहीं है, आपको पहले से पता चलता है। उसके आधार पर जब 2047 के एजेंडा को हम तैयार कर रहे थे, या तो ये विजन के साथ चल रहे थे, तब देश में इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई भी कंट्री को डेवलप होना है तो देश के इंफ्रास्ट्रक्चर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का होना चाहिए। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मुझे पता है, मैं तो यूपीए गवर्नमेंट में भी एमपी था, तो उस वक्त जब बजट आता था, और 2014 में पहला बजट हमारा बना, वो दो इंफ्रास्ट्रक्चर के पीछे 2,40,000 करोड़ का बजट था। दिस ईयर वो बजट बढ़ के हुआ 11,11,000 करोड़ रुपया, और ये 5 साल में 15 लाख करोड़ रुपया प्रति वर्ष का हो जाएगा। एक कंटिन्यूस 15 साल तक रहेगा, तब जाके हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का इंफ्रास्ट्रक्चर देश में खड़ा कर पाएंगे। ऐसे ही उपलक्ष्य में इस बजट में हमने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बजट आवंटित करा। वैसे ही उसके आधार पर 100 दिन, हमें 100 दिन में क्या करना चाहिए, तो उसके लिए 1 ईयर और 5 ईयर एजेंडा तैयार होता है। हमारी सरकार ने 5 साल में मोदी 3 गवर्नमेंट में, मैंने 4 बार मोदी गवर्नमेंट में ओथ लिया है, मोदी 1, मोदी 2 और मोदी 3। तो बीच में मैं इंडिपेंडेंट चार्ज मिनिस्टर था, कैबिनेट मिनिस्टर बना, तो मेरा 4 बार ओथ हुआ। मैंने देखा है मोदी जी की कार्यशैली, वो हमें दिशा देते हैं, दर्शन देते हैं, उसमें हर टाइमिंग के साथ काम हो, टाइम पे काम हो, और फोकस अटेंशन से काम हो,
कोई भी हमारी योजना ऐसी नहीं होगी जो हमने योजना लॉन्च कर दी लेकिन टाइम पर उसका इम्प्लीमेंटेशन ना हुआ हो। 100 डेज में मैं मेरी मिनिस्ट्री की बात करूं तो हमने कहा था कि हम ई श्रम पोर्टल को स्ट्रेंथन करेंगे और उसका एक्सेस बढ़ाएंगे, हमने कर दिया। 100 डेज में हमने कहा था कि हम ईपीएफओ में आईटी स्ट्रक्चर को रिफॉर्म करेंगे, हमें कर दिया। ऐसे खेलों क्षेत्र में हमने कहा था कि हम हमारे खिलाड़ी हैं, खेलते हैं, रिटायर्ड हो जाते हैं, बाद में रीसेट खेल में नहीं रहते हैं, तो उसको रीसेट करने की आवश्यकता है। सरकार को उसकी जिम्मेवारी लेनी चाहिए। हमने उसके लिए तय कर मैं लिया। बीच में टोक रहा हूं। मोदी जी बहुत टफ टास्क मास्टर है क्या? मतलब ऐसा आप, क्योंकि थोड़ा अगर आप कुछ शेयर कर पाए, कहा अरे जाता मैं है कर सकता हूँ, अवश्य कर सकता हूँ। पूरी टाइमलाइन, डेडलाइन, बहुत मोदी टफ टास्क जी- मास्टर है पीएम। मैंने मोदी जी के साथ गुजरात में काम करा है, मैं विधायक था 25 साल पहले, मैं 2002 में विधायक था। जी, बाद में मैं एमपी बना, मंत्री हो, तो मुझे 25 साल का अनुभव मोदी जी के साथ काम करते हुए मैं स्वयं तो भाग्यशाली हूं कि ऐसे नेतृत्व के नीचे मुझे काम करने का अवसर मिला जिसमें 2 चीज मैं सीखा हूं। मोदी जी विजनरी लीडर है। 2002 में हम विधायक थे और उस वक्त मोदी जी हमें बात करते थे सोशल मीडिया की, जब एकदम प्राइमरी लेवल पर सोशल मीडिया थे। जब विधायक की मीटिंग होती थी तो मोदी जी टेबल लगाते थे और 2002 सभी को, 2002 की बात कर रहा हूं, वो सभी को कहते थे आप मेल आईडी ओपन करो, आप ट्विटर में अकाउंट खोलो, फेसबुक में अकाउंट खोलो, ये करना है। बाद में हमें पूछते थे कितनी ट्वीट करा, फेसबुक में क्या डाला, ये समय में वो बोलते थे कि आने वाले दिनों में सोशल मीडिया का समय आएगा और सोशल मीडिया चुनाव की दिशा तय करेगा, जो हमने 2014 में देखा और आज देख रहे हैं। एक विजनरी व्यक्ति है और विजन को इंप्लीमेंट करने के लिए वो टाइम में बहुत मानते हैं। आपने देखा होगा कभी प्रधानमंत्री जी की कोई रैली अनाउंस हो गई, आप तो मीडिया से जुड़े हुए हैं, जमशेदपुर वाली है जहाँ बारिश हो गई, उसके बाद भी वो गए। अभी जमशेद, कभी आपने देखा होगा कि मोदी जी ने एक सप्ताह पहले तय हो गया कि मोदी जी की रैली यहां पर है और कैंसल हुई, वो कभी नहीं होगा। बिल्कुल ठीक। दूसरा, एक वर्क कल्चर बदल गया। एक समय था जिस समय में लीडर को तो लेट ही आना होता है, ऐसा एक वर्क कल्चर और परसेप्शन बना था। तो बाद में तो क्या होता था, 11 बजे का टाइम था तो जनता ही 12 बजे आती थी, उसको ऐसा था कि लीडर तो 12:30 बजे आएंगे। तो ये वर्क कल्चर बदल गया। मोदी जी टाइम पे पहुंचते हैं, टाइम पे कार्यक्रम चालू होता है, टाइम पे कार्यक्रम पूरा होता है। इस हिसाब से मैं कहूं तो मोदी जी एक्शन करने वाले, ठीक, विजनरी लीडर है और इसलिए पिछले 10 साल में जो देश में आउटपुट मिला है वो आउटपुट और आगे मिलते रहेंगे। मैं आगे बढ़ूं, आपने क्योंकि प्रधानमंत्री का जिक्र किया, मैं पीसीआर टीम से रिक्वेस्ट करूंगा अगर हम वो वीडियो चला पाएं जो प्रधानमंत्री पैरालंपिक खिलाड़ियों से मिले, जिस तरह का पर्सनल टच था, वो अगर हम वीडियो एक बार चला पाएं। सर, बाकी लोगों के लिए आप पीएम का मतलब होता है कि प्राइम मिनिस्टर, और हम सब के लिए आप पीएम का मतलब है परम मित्र। शीतल की सिग्नेचर मिल जाएगी आज मुझे। तो क्या पहनाना चाहोगे? तो मैं यहाँ बैठता हूँ, तुम पहनाओ। तुम मुझसे बड़े हो, दिखाई दे। इस बार जिनकी रील सबसे ज्यादा पॉपुलर हुई, वहां तो तुमने दिन निकाल दिए। अब घर में क्या होगा तेरा? सिमरन, सर ये जितना अच्छा बन के दिखा रहा है इतना है नहीं। जब टोक्यो में गोल्ड लेके आए तो आपने प्रॉमिस लिया था कि ऐसे ऐसे 2 गोल्ड और चाहिए मेरे को। तो सर मैंने जो नोट किया इस वीडियो में, आप उनकी पर्सनैलिटी का पर्सपेक्टिव ज्यादा बेहतर बता सकते हैं। उनका जो पर्सनल टच है खिलाड़ियों के साथ, वो कहते हैं वो बधोई वाला, फिर कहते हैं मेरा चूरमा कहाँ है, फिर वो दूसरे खिलाड़ी से बात करते हैं जब तेरे से पहले मिला तो इतना छोटा था, फिर एक खिलाड़ी कहता है मेरे माता पिता से आपकी बात हुई थी, सबका नाम पता है, कहाँ के हैं, क्या कर रहे हैं।
ये पर्सनल टच और प्रधानमंत्री को सब याद भी रहता है। आप भी वहां पर मौजूद थे, क्या एक्सपीरियंस था? मैं आपको कई इनसाइड स्टोरी बताऊंगा जी। क्योंकि पैरालंपिक्स खिलाड़ियों को मिले तब मैं तो साथ में ही था। हाँ बिल्कुल। तो मोदी जी कोई चीजों को केवल मस्तिष्क से सोचते हैं ऐसा नहीं है, वो हार्ट से फील करते हैं और हार्ट से उसको हार्टली लेते हैं। मैं देखा और मुझे भी आश्चर्य हुआ, मैं नहीं जानता था इतने खिलाड़ियों को ये जानते थे। और शायद 45 मिनट तक प्रधानमंत्री जी ने इंडिविजुअल पैरालंपिक्स खिलाड़ियों के साथ बातचीत करी और डिटेल, वो जब वहां बातचीत करते थे हर खिलाड़ी, और देखो मुझे भी पता नहीं था, वो कहते थे कि आप तो वहां ऐसे चीयर करा, आप यहाँ तो बहुत शांत है, वहां तो बहुत एग्रेसिवली तू ये करता था, तू वहां ये बोल गया था। ऐसा करके एक एक खिलाफ एक एक प्लेयर के साथ वो बातचीत कर रहे थे। उसके परिवार में कितने सदस्य है और उस क्या कर रहे हैं, वो वहां तक उसके पास इंफॉर्मेशन होती थी। और सभी मेरे पैरालंपिक्स खिलाड़ियों ने जब विदाई करा यहां से, तब एक कार्यक्रम आयोजित हुआ था वर्चुअली, तो मैं उसमें भी जुड़ा था जी। सब खिलाड़ियों भी थे। तो पैरालंपिक्स खिलाड़ी इतना उत्साह से बोल रहे थे कि साहब हम रिकॉर्ड ब्रेक करके आएंगे। तब मोदी जी ने कहा था, मुझे पूरा विश्वास है आप में जो जज्बा है वो स्वयं बताता है कि आप देश का नाम रोशन करेंगे। तो जो हमारा 19 मेडल था, यही हमारे प्लेयर ने 29 मेडल कर दिया। प्रेम हुफ जब बात कर रहे थे, कई खिलाड़ी ऐसा बोल रहे थे कि साहब मैं इसलिए इस बार अच्छा परफॉर्मेंस करा कि लास्ट बार जब आप प्लेयर से बात कर रहे थे, टॉक कर रहे थे, तो मैं आपसे बात नहीं कर पाया था क्योंकि मैं मेडल लेके नहीं आया था। लेकिन इस बार मैंने तय करा था कि मैं मेडल लेके जाऊंगा और मैं मोदी जी के साथ बातचीत करने का मुझे अवसर मिले। ये जज्बा प्लेयर में मैंने देखा। तब हमें लगता है कि देश कैसे बदल रहा है, देश कैसे आगे बढ़ रहा है जी। और नया भारत का कैसे निर्माण हो रहा है। आपने मनसुख जी शुरुआत में जिस आपने जो जवाब दिया उसमें आपने कुछ बातों का जिक्र किया। एक तो 2047 टारगेट का जिक्र किया, आपने कहा स्पीड ब्रेकर्स किस तरह के। मैं सवाल ये कि अब क्या 240 में सरकार और 303 में सरकार, क्योंकि आप जब 303 तब भी आप मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री कोरोना संकट के समय, और अभी भी आप, तो कुछ फर्क महसूस करते हैं? आप थोड़े ज्यादा स्पीड ब्रेकर्स हैं? मतलब कहा जाता है साहब कि अब वो वैसी धमक से सरकार अब मैं नहीं चलती ऐसा है। मानता हूं कि जो काम करने वाले लोग हैं उसको कोई स्पीड ब्रेकर उसको ब्रेक नहीं कर सकते। मोदी जी का लक्ष्य निश्चित है, काम का रास्ता सुनिश्चित है। हम अलायंस में चुनाव लड़े थे और अलायंस में हम मेजोरिटी है। हम 272 नहीं है, हम 293 के साथ सरकार में आए हैं। जी। दूसरा, हम जो लोग हारे हुए हैं ये लोगों के सामने क्वेश्चंस है, हम उसको हार जीत के जगह पे जनता का आशीर्वाद के रूप में लेते हैं। जनता ने हमें आशीर्वाद दिया है, हम ना एरोगेंट है। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जी ने ना कभी, जो भी हमें जनता ने आशीर्वाद दिया है, हमें काम करने के लिए जनता ने बहुमत से सरकार बनाने के लिए एनडीए को मैंडेट दिया है। तो हम मोदी 1, मोदी 2 और मोदी 3 जो हमने एजेंडा 2014 में सेट करा है वो एजेंडा के मुताबिक आगे नहीं, मैं बढ़ते ये हैं। सवाल इसलिए बार बार पूछ रहा हूं क्योंकि जो परसेप्शन है, हो सकता है गलत हो, आप सही करिएगा, कि मोदी सरकार जो मतलब मोदी 2.0 था वो मोदी 3.0 उस धमक के साथ नहीं है। विपक्ष के शब्दों में कथित रूप से तानाशाही या मतलब बुलडोज नहीं। अब जैसे कई फैसले वापस हुए सर, इंडेक्सेशन का फैसला था, इसके अलावा लेटरल एंट्री का फैसला था, ब्रॉडकास्ट बिल भी होल्ड पर, वक्फ को भी जेपीसी, मतलब ऐसे बहुत लंबी है सर, 5 से 6 आप मेरे से बेहतर जानते हैं। तो राहुल जी कहते हैं कि सरकार तो उनकी है, चला हम रहे हैं। इसको अगर आप बता पाए, राहुल गांधी वो डंके की चोट पर कहते हैं कि सरकार उनकी है, चला हम रहे हैं, और 240 अब है, अब वो 303 वाला मॉडल नहीं है सरकार का। राहुल गांधी सरकार चला रहे हैं, वो ऐसा कहते हैं। कोई क्या कहते हैं उससे हमें लेना देना नहीं है। देश की जनता की अपेक्षा क्या है उसको पूरा करना ये हमारी जिम्मेवारी है।
इरिस्पॉन्सिबल बिहेवियर, मैं ये मानता हूं कि कोई भी राजनेता हो, जो भी पोजीशन पर हो, वहां बिहेवियर रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। ये इंडिया है, ये भावना से चलने वाला देश है। और जिस तरह का व्यवहार आप लोगों ने अमेरिका में जाके देखा उनका, क्या मैं ऑडियंस को पूछूंगा कि सही है क्या? सवाल ये है कि आपको तो वो तो 100 के अंदर है, ये तो सही है, लेकिन भी कहते हैं हम जीते, तो उसके लिए तो देश ही कमेंट कर सकता है। मैं तो वो कहते हैं सिस्टम हमारा है, वो कहते हैं फैसले पलटवा देते हैं। वो कहते हैं कि अभी इंडेक्सेशन वापस हुआ, उन्होंने उदाहरण लेटरल एंट्री जो है वापस हुआ। जब सर कोई व्यक्ति को भ्रम हो जाता है, अच्छा, तब भ्रम को टूटने में समय नहीं लगता। आप देखते रहो, समय कैसे अपना काम करता है, देश देखेंगे। बट मैं इतना कहूंगा, इट्स नॉट गुड टू अवर नेशन। देश के लिए ये उचित नहीं है जो इरिस्पॉन्सिबल बिहेवियर है। कौन सा बयान आपको जो है ठीक नहीं लगा? मतलब अमेरिका में अभी राहुल गांधी जी, अब तो क्योंकि वो एलओपी हैं, उन्होंने रोजगार का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा चीन बेहतर कर रहा है, हमको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर ध्यान देने की जरूरत है रोजगार के लिहाज से, और चीन जो है वो बेहतर कर रहा है। आपने वो बयान सुना होगा। उसमें ऐसा है, सरकार को कुछ नहीं कहना ऐसा नहीं है, इसलिए तो डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट है और विपक्ष है। विपक्ष को अवश्य सरकार की नीतियों के बारे में बात करनी चाहिए, सरकार को सुझाव देना चाहिए, सरकार को सपोर्ट भी करना चाहिए और सरकार की आलोचना भी करनी चाहिए। मैं ओपोजिशन में था, हमारी पार्टी ओपोजिशन में थी। सम्माननीय जेटली जी लीडर ऑफ ओपोजिशन राज्यसभा थे, मैं भी राज्यसभा में था। मैंने उसकी कार्यशैली उस वक्त देखी थी और बीजेपी की थॉट उस वक्त मैंने देखी है। जो यूपीए गवर्नमेंट बिल लेके आती थी और जिसको समर्थन करना है, हम कहते थे उसको समर्थन करेंगे। हम करने के लिए आलोचना नहीं करते थे, उसको समर्थन भी करते थे। और जिसका हमारा विरोध था, तो पार्लियामेंट के फ्लोर पर हमारा क्यों विरोध है, हम क्यों उससे सहमत नहीं है, उसको डंके के चोट पर साबित करते थे। यहां कोई साबित करने की तो बात नहीं है, घा करके भाग जाना है, पत्थर फेंक के भाग जाना है, खड़ा भी रहना नहीं है। ए प्रकार का बिहेवियर, उसको मैं इरिस्पॉन्सिबल बिहेवियर मतलब क्योंकि उन्होंने विदेश में दिया इसलिए, या उनके सवाल गलत थे? टोटल में, यहां भी और विदेश में। विदेश में तो कोई भी रिप्रेजेंट कंट्री को करता है, बिल्कुल, तो एक कंट्री का लोग होते हैं। यहां से आप विदेश चले जाएंगे तो आप भारतीय है। आप भारत के बारे में अनाप शनाप बात करना इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर या तो विदेश में जाके, जिस तरह से प्रधानमंत्री जी के बारे में अनाप शनाप बोलना, सरकार की नीतियों के बारे में अनाप शनाप बोलना, जिसका नेगेटिव इम्पैक्ट देश के डेवलपमेंट पर और एक ऐसी बात के रूप में चला जाता है जो सत्य नहीं है, उसको सत्य करने की कोशिश करते हैं, उचित नहीं है। अल्टीमेटली हमारा कुल मिला के देश के चरित्र पर उसकी नेगेटिव इफेक्ट। अब तो बल्कि ये कहा जा रहा है वो पॉलिटिकली बहुत मैच्योर हुए हैं, वो एलओपी बने, उनके भाषणों का असर हो रहा है। अभी सैम पित्रोदा को मैंने सुना, उन्होंने कहा अब वो पप्पू भी नहीं है, वो पप्पू भी नहीं है, सुना होगा आपने वो बयान। तो अब उनकी इमेज क्या बदली है, या मैं एलओपी बनने के बाद? सर, मैं उसके ऊपर कुछ नहीं कहना चाहूंगा। मैंने जो कहना था ये बहुत क्लैरिटी के साथ कहा। ठीक, देश में राजनीति में, डेमोक्रेटिक सिस्टम में सरकार और ओपोजिशन ये स्वाभाविक है, लेकिन रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर, क्या आपको लगता है कि पार्लियामेंट में जिस तरह से प्रधानमंत्री बोल रहे थे, यस, और इस तरह उसकी कमेंट, उसका व्यवहार, ओपोजिशन लोगों का व्यवहार, हम भी थे पार्लियामेंट में। बिल्कुल, और उस वक्त सरकार यूपीए की हुआ करती थी, वहां उस वक्त भी प्रधानमंत्री जी पार्लियामेंट में अपना बयान देते थे। ये टाइप का व्यवहार हमने कभी नहीं किया। लेकिन सर पॉलिटिकल एक्रीमनी बहुत बढ़ी है, क्योंकि एक और बयान है उस जो ये खड़गे जी ने का बयान दिया, उन्होंने कहा 20 सीटें और होती तो आप सारे जेल में होते। तो उसको बाल बच गए आप लोग। उसको तो उसके लिए ही सरकार में आना है, हमें देश के लिए सरकार में आना है, देश की जनता के कल्याण के लिए सरकार में आना है। सर थोड़ा चुनावों की बात कर लेते हैं। हरियाणा में चुनाव है, हरियाणा में एंटी इनकम्बेंसी 10 साल, आप क्या किस तरह से देखते हैं हरियाणा? पहले हरियाणा की बात कर लेते हैं।
हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, उसमें क्या बात अच्छा, है। सरकार बन रही है। हाँ, पक्की बनेगी ना। तो केजरीवाल जी ने तो इस्तीफा दे दिया, उधर उधर असर नहीं होगा। ये उनका विषय है, हमारा विषय है 10 साल में हरियाणा के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो काम करा है। हमारा तो बहुत क्लियर एजेंडा है भाई, इधर उधर कोई बात ही नहीं है। डेवलपमेंट हमारा एजेंडा होता है, जनता सेंट्रिक हमारा काम होता है, प्रजा की आकांक्षाओं को पूरी करना ये हमारा व्यवहार होता है और हमने करा है। मैं तो केजरीवाल के इस्तीफा सिंपैथी फैक्टर, कोई सिंपैथी नहीं आएगी उनको लेकर। हमें उसमें कुछ कहना ही नहीं है, किसी को इस्तीफा देना है रहना है उनका विषय। हमारा काम है जहां हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है जी, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को भली भांति निभाना। एक आखिरी सवाल, जो चर्चा कल ही शुरू हुई, 1 नेशन 1 इलेक्शन, ये तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है और आप भी कहेंगे और यहाँ भी सब लोग बैठे सभी कहेंगे 1 नेशन 1 इलेक्शन होना चाहिए। क्योंकि देखो, छोटी मोटी इलेक्शन, स्टेट गवर्नमेंट की इलेक्शन, पार्लियामेंट की इलेक्शन, लोकल बॉडी इलेक्शन, सब इलेक्शन के लिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का इम्प्लीमेंटेशन, उसको लेके इतना समय बिगड़ना, ये सब अल्टीमेटली तो देश के ग्रोथ के लिए, एक डिसीजन 2 महीने लेट हुआ तो अल्टीमेटली तो देश को ही नुकसान हुआ। नहीं, जिसके केंद्र में सत्ता होगी उसको फायदा नहीं होगा। 1 नेशन 1 नेशन 1 इलेक्शन जी, 1 इलेक्शन में सभी को फायदा होगा, उसमें नुकसान की बात ही नहीं है। देश को भी फायदा होगा, सभी पॉलिटिकल पार्टी को। जो भाई जनाधार वोट देना ये नागरिक के हाथ में है। हर नागरिक जो वोटर्स है, मतदाता है, देश का मतदाता मैच्योर हो चुका है, तभी तीसरी बार मोदी जी को मैंडेट दिया है। आप कब इलेक्शन कराएंगे नहीं कराएंगे, साथ में कराएंगे साथ में नहीं कराएंगे, उससे कोई फायदा या नुकसान हो जाएगा, ऐसा मैं नहीं मानता हूं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मनसुख मांडविया जी, आपने समय निकाला चौपाल के लिए, न्यूज 18 इंडिया के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर।